क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, किसी को कोई क्वेरी हो तो अनम्यूट करके क्वेश्चन रेज कर सकता है। देखिए एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, ये जो हमारा जो कोर्स है बेसिकली ये कोर्स जो है ये D1 और D9 के ऊपर है और D2 के ऊपर। मैं बेसिकली क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाना पसंद करता हूँ। क्लासिकल का मतलब है जो ट्रू एस्ट्रोलॉजी होती है। जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर नहीं होगा, आप लाइफ में आगे अच्छा सा नहीं बता पाएंगे, किसी को भी इंटरप्रिटेशन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अब ये है, इसको बोलते हैं D1, यहां मैं लिख रहा हूं D1। दिस इज कॉल्ड अ D9। बड़े ध्यान से सुनिएगा, किसी को डाउट हो 10 बार पूछें। मैं वैसे भी क्लास में पर्सनल अटेंशन देता हूं और बेहतरीन से बेहतरीन कराने का प्रयास करता हूं। लास्ट टाइम मेरी क्लास में कम से कम 5-6 एस्ट्रोलॉजर थे जो कम से कम 15 साल या 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे। When they know about of the techniques, they are surprised that these things are especially in the astrology, क्योंकि मालूम नहीं था। क्लासिकल बुक्स के ऊपर रिसर्च करना इट्स नॉट एन इजियर। हेलो, एक सेकंड। अब ये देखिए बड़े ध्यान से, अब ये किसी को डेमो का इस समय लिंक चाहिए, समझ नहीं आता लोगों का। अब आप देखिए ध्यान से, D1 जो होता है हमारी बॉडी होता है और D9 हमारी सोल होता है। कोई भी प्लेनेट कुंडली के अंदर यानी D1 के अंदर पावरफुल तब माना जाता है जब वो D9 के अंदर पावरफुल हो, तभी वो पावरफुल माना जाएगा, अदरवाइज वो बेकार है प्लेनेट। कैसे, मैं आपको साथ के साथ अच्छे से समझाता जाता हूं। मैं शुरुआत ही एक सबसे बेहतरीन टेक्निक से करने जा रहा हूं जो रेयर अवेलेबल है, ये मैं गारंटी कर सकता हूं। अब लोग जो है कि D9 को बेसिकली मैरिज के लिए देखते हैं। दिस इज नॉट फॉर मैरिज, दिस इज फॉर एडिशन ऑफ डेट। उसके अलावा भी बहुत कुछ है इसमें। D1 का लग्न लॉर्ड, LL मींस लग्न लॉर्ड, एंड D9 का लग्न लॉर्ड, यहां पर मरकरी हुआ यानी बुध हुआ आपका, और यहां का हुआ मंगल हुआ। इफ दे बोथ आर सिटिंग इन द असेंडेंट और से द लग्न ऑफ द D1, आदमी को शादी नहीं करनी चाहिए। भगवान ने उसका जन्म जो है सोशल के लिए किया है, समाज में वो लोगों का क्या भला कर सकता है, कितना अपना योगदान दे सकता है, उसके लिए जन्म कराया है। बहुत जो बेसिकली आई ट्राई माय बेस्ट टू रिवील द सीक्रेट्स ऑफ क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी टू ऑल ऑफ यू, स्पेशली इन द क्लास इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ तो डेमो आपसे नो हाउ है कि आपसे जान पहचान हो जाए। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। D1 का लग्न लॉर्ड, D9 का लग्न लॉर्ड, if they are sitting together in the ascendant itself in the D1, then in that case the person is born for the charity, for the societies. उसका जन्म शादी के लिए नहीं है, समाज के कल्याण के लिए हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, अगर D1 का कोई भी प्लेनेट एग्जॉल्टेड है, मान लीजिए जुपिटर यहां पर एग्जॉल्टेड है, बट अनफॉर्चुनेटली वो डेबिलिटेड है D9 में, तो अपने वो उच्च के फल नहीं दे पाएगा, उच्च के फल नहीं दे पाएगा। रीजन बिहाइंड कि उसको जो पावर मिल रही है पीछे से,
बेसिकली एक और अच्छी चीज बताता हूं, D1 आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ना घर में, वो है, और पावर उसको यहां से मिल रही है, बिजली की पावर उसको यहां से मिल रही है। जब तक उसे पावर प्रॉपर नहीं मिलेगी तब तक वर्क नहीं होगा कुछ भी। तो ये चीज हमें छोटी छोटी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं। क्या होता है कि जैसे हम लोग D1 चार्ट को पढ़ते हैं कि ये लगन है हमारा असेंडेंट, ये सेकंड हाउस है, ऐसे हम लोग जो पढ़ते हैं, ऐसे ही जो लग्ना लॉर्ड है D1 का, D1 का लग्ना लॉर्ड क्या है? बुध, ठीक है। अब ये बुध जो है D9 में लगन में बैठेगा तो क्या मीनिंग है, सेकेंड हाउस में बैठेगा क्या मीनिंग है, फोर्थ हाउस में बैठेगा क्या मीनिंग है, ठीक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं समझ आया तो बेकार है, ठीक है। ऐसे ही नवांशा के भी 12 लगन होते हैं। नवांशा के 12 लगन कैसे, मतलब 1 से लेके 12 तक, जैसे यहाँ 1 लिखा है, फिर यहाँ 2 होगा, टॉरस असेंडेंट हो सकता है, जेमिनी असेंडेंट हो सकता है, ठीक है। अब इसमें एक सबसे अच्छी बात बताते हैं आपको, अगर किसी का मान लीजिए नवांशा में 12 आ रहा है, यानी पाइसिस असेंडेंट आ रहा है, यू कैन ट्रस्ट दैट पर्सन, वो पर्सन बहुत अच्छा होता है। जिस किसी का भी पाइसिस असेंडेंट होता है, द पर्सन हैविंग अ वेरी गुड क्वालिटीज, वी कैन गो एड टू ट्रस्ट दैट पर्सन। तो ये एक चीज छोटी सी होती है। अब मान लीजिए अभी मैं एक छोटी सी चीज बता रहा था कि ये जो लगन है, यानी D1 का, बुध है इसका स्वामी, ये मान लीजिए चंद्रमा के नवांश में बैठ जाए, ये 4 नंबर राशि है, यहां पर बुध बैठ जाता है। चंद्रमा के नवांश में बुध का बैठना, कोई भी ग्रह हो सकता है, बुध ही नहीं हम कह रहे, बाई चांस यहाँ पर जो कुंडली है उसका स्वामी बुध है, कोई भी ग्रह हो सकता है उसकी जगह में, अगर वो चंद्रमा के नवांश यानी 4 नंबर राशि में बैठा है तो आदमी चंचल प्रकृति का होगा, उसके अंदर कफ वगैरह होगा, स्ट्रेस लेगा। क्यों स्ट्रेस लेगा ज्यादा? क्योंकि वो लगना लॉर्ड सिटिंग इन द मून नमांशा, दैट्स व्हाई। एंड मून इज अ सेंसिटिव प्लैनेट। लगना मीन्स व्हाट? इट्स रिप्रेजेंट यूर सेल्फ, योर आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट लगन करता है। और वही लगन अगर वो चंद्रमा के नवांश में बैठ गया तो क्या होगा? आदमी में चंचल स्वभाव आ जाएगा। क्यों चंचल स्वभाव आ जाएगा? क्योंकि मंगल की कला, सॉरी, चंद्रमा की कलाएं घटती हैं और बढ़ती हैं, उसमें चंचलता आ जाएगी। दूसरा, मंगल सेंसिटिव प्लेनेट है तो इमोशंस ज्यादा आ जाएंगे। जरूरी नहीं है यहाँ बुध है, यहाँ मंगल भी ले सकते हो, यहाँ जुपिटर भी हो सकता है। what I said, what I tried to explain you, the ascendant lord sitting in the D9 in the moon namansha, then in that case this will happen to you. Suppose if this lagna lord मरकरी यानी बुध जो है वो सूर्य के नवांश में चला जाए, यानी 5 नंबर राशि में बैठ जाए, तो इसका क्या मतलब होगा? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये फंडामेंटल है। फंडामेंटल के अंदर, क्लासिक के अंदर, आपको जब तक क्लासिक चीज का क्लैरिटी नहीं होगी, एस्ट्रोलॉजी में कभी भी क्लैरिटी नहीं आ सकती, ठीक है। अब कोई भी जो ग्रह है, जैसे मान लीजिए ये जुपिटर है, अब जुपिटर जो है यहाँ पर कहाँ बैठा है? जुपिटर देखिए, जुपिटर जो है यहाँ पर शुक्र बुध चंद्रमा ये उच्च का होके बैठा है, ठीक है, एग्जॉल्टेड है। तो ये जुपिटर की दशा में इस व्यक्ति को प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत फायदा होगा। व्हाई प्रॉपर्टी? बिकॉज इट इज इन द फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट प्रॉपर्टी। इन द D1 itself it is sitting in the fourth house। फोर्थ हाउस का मतलब फिर प्रॉपर्टी हुआ। सपोज अ पर्सन in a very lower age, then in that case what is to be done? भाई वो एजुकेशन में अच्छा करेगा, बिकॉज जुपिटर जो है वो शिक्षा का कारक होता है।
ज्ञान का कारक है, तो वो अपने ज्ञान को बढ़ाएगा, उसको एक्सपोज करेगा, उसका नेम फेम होगा। अगर यही जुपिटर शत्रु राशि में चला जाए, शत्रु राशि इन द सेंस, यही जुपिटर आपका, मैं इधर एक बार सर्कल कर देता हूं टू मेक इट इजी फॉर यू। शत्रु राशि यानी यहां पर आ जाता है जुपिटर, तो ये शत्रु राशि में चला गया और 7th हाउस में बैठा है, विच इज अ बाधक पति, विच इज अ मार्का प्लेस। तो जुपिटर की दशा प्लस माइनस वाली जाएगी, उतार चढ़ाव बहुत आएंगे। क्यों आएंगे? कारण क्या? माइनस किस लिए? माइनस इसलिए होगा क्योंकि वो मारक स्थान पे चला गया, शत्रु राशि में चला गया। प्लस क्यों होगा? कि ट्रांजिट में जुपिटर कभी तो पॉजिटिव आएगा। जब वो ट्रांजिट में पॉजिटिव होगा या अंतर दशा जो किसी भी ग्रह की पॉजिटिव आएगी, तब जुपिटर जाके थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं। बात क्लियर हुआ? अब इसी तरह हम लोग चलते हैं आगे। अगर ग्रह, अब बहुत से लोग कहते हैं जी सर हमारा तो वर्गोत्तम है। सबसे उत्तम वर्गोत्तम होता है लगन का वर्गोत्तम हो जाना। ये 6 नंबर का लगन है D1, मान लीजिए यहाँ पे भी 6 नंबर होता D9 में, तो ये लगन वर्गोत्तम कहलाता है और ये सबसे बेस्ट कहलाता है, सबसे बेस्ट कहलाता है। अगर कोई ग्रह शत्रु राशि में वर्गोत्तम हो जाए तो वो पीड़ादायक होगा अगर उसकी दशा आ गई। शत्रु राशि जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल से बता देता हूं आपको। मान लीजिए मंगल जो है आपका जो है तुला राशि में बैठा है यहाँ पर, और यहाँ पे भी तुला राशि में चला गया जो कि एक शत्रु राशि है, तो मंगल की दशा में हेल्थ इशू आ जाएंगे, हेल्थ इशू आ जाएंगे, लड़ाई झगड़े रहेंगे। कारण क्या है कि शत्रु राशि में वर्गोत्तम हो गया। दूसरा, D1 और D9 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है कि जो इस लगन के योग कारक ग्रह हैं उन पर ध्यान देना है। इसका योग कारक ग्रह कौन सा है? शनि भगवान और शुक्रदेव, ये दो ग्रह योग कारक हैं, शनि और शुक्र। तीसरा क्या है? लग्नेश स्वयं यानी बुध। ये तीन ग्रह की स्थिति अगर नवमांश में अच्छी है तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत बढ़िया टेक्निक है, बड़े ध्यान से समझिए। क्लासिकल टेक्निक्स हैं सारी। जो भी लगन है आपका, यहाँ तो बाई चांस कन्या लगन है, वर्ग असेंडेंट है, बुध है उसका स्वामी, उसको देखिए। इसका पंचमेश जो है और नवमेश जो योग कारक ग्रह हैं यानी शनि और शुक्र, ये जितने ज्यादा D9 में बलवान होंगे आपकी लाइफ उतनी पॉजिटिव होती चली जाएगी, लाइफ में स्मूथनेस रहेगी। कौन कौन से ग्रह बली होने चाहिए नवमांश में? एक तो आपका लग्नेश बुध, दूसरा शनि, तीसरा आपका शुक्र। अगर ये तीन ग्रह आपके D9 में मजबूत हैं तो आपकी कुंडली बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। आप जिंदगी की हर समस्या को आराम से झेल लोगे। वैसे तो समस्या आएगी नहीं क्योंकि ग्रह ही मजबूत है। हाँ, गोचर और साढ़े साथी या ट्रांजिट आपके फेवर में ना हो, देन इन दैट केस दिस कुड बी हैपन इन योर लाइफ, बट इवन आफ्टर दैट यू कैन लिव इन अ वेरी स्मूथ वे। ठीक है। एक और अच्छी बात बताते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर D1 का यहाँ पर मंगल है स्वामी, जो लग्नेश है D9 का, अगर वो केंद्र, केंद्र स्थान कौन से होते हैं? 1, 4, 7, 10, यहाँ पर अगर वो बैठा है कहीं पे भी तो शादी आराम से हो जाएगी बिना झंझट के। बिकॉज केंद्र स्थान का अर्थ होता है सुख स्थान। आप लिखिए, वैसे भी ये YouTube पे मैं डाल दूंगा, लेकिन सबसे अच्छी बात ये देखिए कि मंगल अगर कोई भी है, यहां तो बाई चांस मंगल है, कोई भी ग्रह हो सकता है, अगर वो केंद्र स्थान में है तो वो आराम से मैरिज करवा देगा।
मैरिज में दिक्कत नहीं आएगी। केंद्र स्थान को कहते हैं सुख स्थान, ये याद रखना है हमेशा आपने, चाहे वो D1 हो या D9 हो, D1 हो या D9, दिस इज कॉल्ड अ सुख स्थान। सुख स्थान पर कोई भी ग्रह आ जाता है तो सुख की श्री वृद्धि करेगा। पापी ग्रह भी अगर केंद्र स्थान में आ जाते हैं तो तब भी वो आपको उतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देते जितना अन्य स्थान पर उनको देना होता है। ठीक है, अब एक और अच्छी चीज बताते हैं आपको, एक सेकेंड। अब आप देखिए, कोई भी ग्रह शत्रु राशि में चला जाएगा तो उसकी दशा पीड़ादायक होगी। फॉर एग्जाम्पल आप सूर्य ले लीजिए, सूर्य या शत्रु राशि कोई भी ले लीजिए, शुक्र में नीच का हो जाता है सूर्य, ठीक है, बात क्लियर है। और शनि की राशि में बिठा देते हैं हम, मकर में बिठा देते हैं। क्योंकि अगर कोई ग्रह D1 का D9 में शत्रु राशि में है, शत्रु राशि में, तो उसकी दशा पीड़ा देगी, क्योंकि वो शत्रु राशि में है, वो वहां का इंपैक्ट लेकर आएगा। चाहे सूर्य यहां उच्च का हो भाई साहब, लेकिन वो D9 में नीच का हो गया मान लीजिए, तो दशा में पीड़ा होगी। दशा प्लस माइनस ज्यादा दिखा देगी, उतार चढ़ाव ज्यादा दिखा देगी आपको। ये क्लासिकल है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं which I'll reveal only in the class itself। फिर क्या होता है कि अगर मान लीजिए शनि महाराज वक्री हैं, किसमें, बड़ी अच्छी टेक्निक बता रहा हूं, आप इसे ध्यान से देखिएगा। अगर शनि कहीं पे भी वक्री हो D9 में और उसकी दशा है आपके जीवन में, तो वो दशा कष्ट साध्य, ये शब्द याद रखना, कष्ट साध्य यश मिलेगा। पहले कष्ट आएगा, फिर आपको यश की प्राप्ति कराएंगे। शनि महाराज जी की एक क्वालिटी है। इफ सैटर्न इज रेट्रोग्रेड इन D9, then in that case a person has to see a lot of obstacle and up and downs in the life, but later on he has to face success। ये पक्की बात है, उसको मिलेगी सक्सेस, ठीक है। फिर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है ये 4th हाउस का, that has to be checked in the D9 in such a way कि आपकी प्रॉपर्टी जो है उस पर कोई कब्जा तो नहीं कर लेगा, या प्रॉपर्टी आपसे कोई छल से ले तो नहीं लेगा, छल योग। दिस विल आल्सो आई विल एक्सप्लेन स्पेशली इन द क्लास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं हर क्लास में। मेरी क्लास में मेरा रिदम का पता नहीं रहता है कि मैं कब नाड़ी बीच में ले आता हूं और कब जो है लाल किताब थोड़ा सा बता देता हूं। जब सभी पार्टिसिपेंट शांत होते हैं, क्लास को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो मैं कई एक्स्ट्रा टेक्निक शेयर कर देता हूं, ठीक है। अब सब लोग उपाय के पीछे भागते हैं, दिस इज योर D1, दिस इज योर D9, एवरीवन इज बिहाइंड फॉर द रेमेडीज। रेमेडीज के पीछे सब लोग भागते हैं। अरे D9 का जब ये मेरे साथ आप बैठ करके जानना का प्रयास करेंगे या सीख लेंगे, तब आपको पता लगेगा 3 कैटेगरी होती है। उपाय लगेगा, यस, आपको कर्म गति भोगनी है, उपाय नहीं लगेगा, भोगेंगे, ठीक है, तब उपाय नहीं लगेगा। नंबर 3, लेटर ऑन लगेगा, टाइम लगेगा, लेटर यानी टाइम फैक्टर काउंट होगा। एक को तो उपाय करते ही लग जाएगा। ये चीजें पता होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, ज्योतिष से विश्वास उड़ जाता है, हमने जी बहुत सारे उपाय किए, कुछ हुआ नहीं। अरे भैया, आपकी कुंडली में कर्म गति भोगने का योग है, उपाय से फल प्राप्ति का योग नहीं है, ये पता होना चाहिए। बट है क्या, हम तो भेड़ चाल चलनी है कि भैया उपाय करो, उपाय करो, बस उपाय से हो जाए, ऐसे नहीं होता है उपाय। फिर आपको ये बताया जाएगा नवमांश के अंदर D9 में कि 64 नवमांशा क्या होता है, 64th नवमांश।
64 नवांश हमारी बड़ी मदद करता है, हमारे दुख को बताने का काम करता है। किस चीज को बताने का काम करता है? हमारे बैड पीरियड्स को दुख बताता है, ये हमारा कब कैसे किस तरह होता है। क्लियर है? ये दुख बताएगा हमारा। फिर एक टेक्निक है कि जैसे बिजनेस के लिए देयर आर 1000 टेक्निक्स, आई एम नॉट सेइंग 1 or 2 टेक्निक्स आर देयर, बट देयर आर 1000 टेक्निक्स। ये देखिए D1 और D9। अब आपके पास कोई बिजनेसमैन आ गया या कोई आदमी आके कहता है साहब मैंने किसी को पैसे उधार दिए, मुझे पैसे मिलेंगे कब? व्हेन आई विल गेट बैक माय मनी, और या जो मैंने माल बेचा है वो पार्टी पेमेंट नहीं दे रही, कब तक मुझे मिल जाएगी? देयर इज आल्सो अ योगा। D1 और D9 के कॉम्बिनेशन से हम लोग जो है इजीली ट्रेस कर सकते हैं कि धन प्राप्ति कब होगी। धन प्राप्ति, ये D9 का हो गया। बात क्लियर हो गया? फिर हमारे को ये आता है D9 से और एक चीज सीखने को आती है। वो क्या आती है कि हमारे कैरियर में क्या रहेगा। नॉर्मली वी चेक द 10th हाउस of D1, but when we deeply study about of D9, we can easily explain about of the career of a person, whether he has to see up and downs or smooth career. स्मूथ कैरियर क्या होगा? ठीक है, ये भी D9 से मालूम पड़ जाएगा आपको। अब ये D9 हो गया। नाउ वी आर कमिंग टू दिस D10। वो आपको बताते हैं, D10 के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। लेट मी फर्स्ट प्लेस अ कुंडली ऑफ D10, देन आई विल एक्सप्लेन यू। D10 सप्तांश, नवांश, दशमांश, ये दशमांश कुंडली आ गई आपकी। ठीक है, अब ये जो दशमांश कुंडली है ना, जैसे हम ये लोग ये पढ़ते हैं ना D1 कुंडली, सबसे अच्छी चीज बता रहा हूं आपको। उससे पहले एक अच्छी चीज बताता हूं। D10 जो है ना आपका, ये आपका कर्म गति बताता है, सभी प्रकार के कर्म, ऑल कर्मास। इट एक्सप्लेन बाय द D10 व्हाट वी आर डूइंग इन दिस बर्थ। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि हम लोग D1 की जो कुंडली है, ये D1, इसको कहते हैं ये असेंडेंट है। ये हमारा सेकंड हाउस जो है फैमिली का है, मनी का है। थर्ड हाउस हमारा सिबलिंग का है। फोर्थ हाउस हमारी प्रॉपर्टी का। फिफ्थ हाउस हमारा पूजा पाठ लव अफेयर्स का है। सिक्स हाउस हमारा रोग का है। सेवंथ हाउस मैरिज का। एट्थ हाउस पेरेंटल प्रॉपर्टी। नाइन्थ हाउस इज योर लक। 10th हाउस आपका कर्म गति। 11th हाउस फुलफिल ऑफ डिजायर, डिजायर का है आपका। एंड 12th हाउस इज योर एक्सपेंडिचर। तो ये चीज होती है। इसी तरह भाई ये मूर्खों का काम ना करें, मैं अभी कमांड दे दूंगा, स्क्रीन पर आ जाएगा नाम, शर्मिंदगी उठानी पड़ जाएगी। और मैं क्या कहते हैं, उसके ऊपर भी जूम पे भी कंप्लेन कर दिया तो आपको जिंदगी भर जूम नहीं अटेंड कर पाएंगे। सो डोंट डू सच स्टूपिड थिंग्स, बी ए इंटेलिजेंट पर्सन। अब दशमांश कुंडली के अंदर क्या होता है कि आप जो है, नेक्स्ट टाइम मैं ये कमांड दूंगा क्योंकि अभी मेरा रिदम टूट जाएगा, नहीं तो मैं निकाल लेता हूं कमांड किसने किया है। इसी तरह D10 के लगन के मीनिंग अलग है। यहाँ लगन का मीनिंग अलग आ जाएगा। सेकंड हाउस का मीनिंग अलग होता है। थर्ड का मीनिंग अलग, फोर्थ का मीनिंग अलग, फिफ्थ, सिक्स, 7, ये मीनिंग बहुतों को पता ही नहीं है। D10 में 12 हाउसेस का मीनिंग क्या है, वी शुड नो अबाउट ऑफ इट। हमें इसके मीनिंग पता होने चाहिए कि क्या हम D10 को कैसे रीड करते हैं। नंबर एक। नंबर दो, अब D10 का जो लॉर्ड है, मैं मिटा करके ना फिर आपको अच्छे से और समझाता हूँ, बहुत अच्छे से, बड़ी अच्छी चीज समझाता हूँ। अब आप देखो D10 है ये आपका। D10 का लॉर्ड हुआ आपका वीनस, यानी शुक्र ग्रह। अगर ये शुक्र लगन में बैठा है तो आदमी अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से संसार में
नाम स्थापित करेगा। ठीक है, अगर ये कहीं और बैठा है तो उसका क्या मीनिंग है? सपोज वीनस इज सिटिंग इन द 7th हाउस, द 10th लॉर्ड ऑफ D10, वीनस बाई चांस यहाँ पर शुक्र की राशि है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ वीनस। तो 10th लॉर्ड जो है वो कहाँ बैठा है? अगर 3rd हाउस में बैठा है तो क्या मीनिंग है? 5th हाउस में बैठा है तो क्या मीनिंग है? ये पता होना चाहिए। आपका उसी प्रकार कर्म होगा। फिर एक और चीज इसमें बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको बताता हूं D10 के अंदर, कि इसका रिलेशन D10 के 10th लॉर्ड का, D10 का 10th लॉर्ड का रिलेशन अग्नि, जल, वायु या आकाश से है। तब क्या इसका मीनिंग है? ये बहुत अच्छा फैक्टर है। D10 का 10th लॉर्ड का रिलेशन अगर अग्नि से है, जल से है, वायु से है, आकाश से है, तो क्या बेनिफिट होगा हमको? क्या हम लाइफ में करेंगे? हमारे कर्मास कैसे होंगे? क्लियर है? ये क्लास का ही विषय है, यहाँ का विषय नहीं है। अब एक और बात बताते हैं, जैसे यहाँ पर वीनस हुआ D10 का लॉर्ड, सपोज शुक्र आपका 6ठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में बैठ गया, तो लाइफ में अप एंड डाउन बहुत आएंगे। बिकॉज ये आपका जो है सूक्ष्म कुंडली कहलाती है D10, सूक्ष्म कुंडली। कुछ चीजें हमें D1 से पता लगती हैं, जब उसकी डेथ में जाना होता है तो उससे रिलेटेड चार्ट को देखते हैं D10। क्लियर है? तो अब जाकर के हमको ये मालूम पड़ेगा। फिर ये आएगा कि D10 के लगन में ऐसा कौन सा ग्रह बैठ जाए कि आदमी निकम्मा निठल्ला काम ही नहीं करना चाहता, बातें जितनी मर्जी करा लो, बट नॉट इंटरेस्टेड टू डू द वर्क। Suppose a person who is unfortunately or fortunately appointed in the government sector is always trying to pass on the files to someone else do the work. He is not interested to do the work. He want to free के चक्कर में है कि मैं हर समय फ्री बैठूं। ठीक है, एक ये चीज बहुत अच्छी है। अच्छा, एक और अच्छी बात बताता हूं, आपका जो D1 है ना, वो काल पुरुष कुंडली से ध्यान से देखना बड़ी अच्छी चीज है। जो लोग थोड़ी सी भी एस्ट्रोलॉजी जानते होंगे वो बहुत चीजें पकड़ गए हैं, आज उनको बहुत गेन हो गया है। ये देखिए, ये वाली जो राशि है, कौन सी राशि? मकर राशि। ये काल पुरुष से 10th हाउस में आती है। आपको अपनी मकर राशि देखनी, अब यहाँ बाई चांस 6th हाउस में आई है, जिंदगी भर स्ट्रगल रहेगा इसको। मकर राशि कहां चली गई है? मकर राशि बहुत इंपॉर्टेंट है D10 के अंदर। अगर वो सही जगह पर नहीं है, उसमें अच्छे प्लेनेट नहीं बैठे, उसे योग कारक ग्रह नहीं देख रहे, तो लाइफ में तो भाई साहब वाट लगी समझो। फिर आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है हमारा कौन सा है? वो है, एक सेकेंड रुकिएगा, होरा चार्ट। ये होरा कुंडली होती है। होरा कुंडली को 100 में से 99% इग्नोर किया जाता है। इसको बोलते हैं D2। होरा का अर्थ होता है वेल्थ। आपका वेल्थ चार्ट है, ये संपत्ति चार्ट है। आपके पास कितनी संपत्ति होगी इस जन्म में? इसमें ग्रह 2 ही हाउसेस में डिवाइड होंगे, 1 और 2, या यहां पर होगा बस। इन 2 हाउसेस में, या तो ये 2 हाउसेस या ये 2 हाउसेस, इन 2 हाउसेस में प्लेनेट होंगे। मेरे पास इस जन्म में जो संपत्ति आएगी, क्या वो ज्यादा आएगी या कम आएगी? नंबर 1, ठीक है, D2 चार्ट में। नंबर 2, इंपॉर्टेंट अच्छी चीज क्या है, क्या ये, अब लड़कियां शादी कर लेती हैं, माँ बाप परेशान होते हैं, तो लोग ये सोचते हैं
कि आप जिस घर में जा रहे हैं आपके हबी को अपनी प्रॉपर्टी और अपनी अर्निंग हैज टू बी शेयर्ड विद द फैमिली, यानी आपको अपनी संपत्ति अपनी आय परिवार में बांटनी पड़ेगी। देयर इज अ योगा इन D2, सिंपल। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर एक अच्छा सीक्रेट भी बताता हूं। देखो, दो पहले ये समझा देता हूं। चंद्रमा की हो रहा है, 4 नंबर है ना, तो इस समय चंद्रमा की होरा का लगन है, क्योंकि 4 नंबर लिखा हुआ है। Whenever मून होरा इज देयर, you, अगर इसमें बैठा कोई भी ग्रह, जैसे ये बुध ग्रह बैठा है, इसकी दशा आ गई, यानी बुध ग्रह की दशा आ गई, जो आपके होरा में बैठा था, चंद्रमा की होरा में। किसमें? चंद्रमा की होरा में बैठा था। तो आपके जो फोर फादर्स हैं, फोर फादर, दे हेल्प यू, दे हेल्प यू, वो आपकी मदद करेंगे। उस दशा में जो कठिनाइयां परेशानियां आएंगी, आपके पितृ आपकी मदद करेंगे। ठीक है, आपके पितृ आपकी मदद करेंगे। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। कैसे आगे बढ़ते हैं? मान लीजिए सूर्य की होरा है, सूर्य की होरा का मतलब 5 नंबर लिखा है। आप 5 नंबर होरा का मतलब है आपको बड़ी मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। मान लीजिए 5 नंबर लिखा और उसमें बुध है और बुध की दशा आ गई, लॉट ऑफ स्ट्रगल हो जाएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर आपको रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स। सूर्य की होरा में अगर कोई ग्रह है तो बहुत मेहनत मांगेगा। क्लियर है? इसी तरह इसके अंदर एक और छुपी हुई चीज है D2 में, कि आपकी क्या आध्यात्मिक उन्नति होगी, ये भी बता देता है। आध्यात्मिक यानी उन्नति होगी, रिलीजियस आप अपलिफ्ट करेंगे या नहीं। रिलीजियस अपलिफ्ट जो है वो आपको बताता है, अपलिफ्ट वो ये D2 बता देगा। ये चीज भी बहुत अच्छी होती है इसके अंदर, जब भी हम लोग संपत्ति देखते हैं इसमें, लेकिन ये रिलीजियस अपलिफ्ट भी बताएगा कितना होगा कितना नहीं होगा। सूर्य की होरा, अब यहाँ सूर्य की होरा है, सूर्य की होरा में कितने प्लेनेट हैं कि आपको कष्ट ज्यादा आएगा, और कितने कम प्लेनेट हैं कि कष्ट कम आएगा। बट ये पक्की बात है, सूर्य की होरा है, सूर्य का लगन है, उसमें बैठे ग्रह की दशा है, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, राइट। तो ये चीज है आपके लिए। अब आते हैं आपके ऊपर, आपकी कोई क्वेरी है वो आप मेरे से अब आप पूछ सकते हैं, फिर हम उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफ एनीवन हैविंग ए क्वेरी कैन आस्क मी इजीली बाय मेकिंग हिमसेल्फ अनम्यूट। आप अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं। सर आपने बोला था कि D10 चार्ट में मकर राशि देखनी है, अगर मकर राशि 10th हाउस में आए, मतलब मेष लगन ही 10th। नहीं नहीं, 10th में नहीं आए, आइदर इन द केंद्र और त्रिकोणा और द उपचय भावा। हाँ, उपचय केंद्र हो का गया ना। शब्द का अर्थ कितनों को मालूम है? हाउ मेनी नोज अबाउट द मीनिंग ऑफ उपचय? 3, 6, 10, 11। हाँ, बस यही पता है। देखो, उपचय शब्द का अर्थ बताओ, कौन बोल रहे हैं बेटी? सर हेमलता, माई सेल्फ हेमलता हेमलता। बेटी। देखो बेटा, जी ऐसा सर। होता है कि उपचय का अर्थ होता है, मीनिंग समझाता हूँ मैं ना, डीप क्लासिकल पढ़ाता हूँ। मेरे हाँ जी। पिछली क्लासेस के अंदर 15 साल 20 साल के एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने जब क्लास अटेंड करी तो दे सेड वाओ, मजा आ गया सर। मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरा रिदम कहीं चला जाए ना, तो मैं जो है वो नाड़ी भी बता जाता हूँ और लाल किताब भी बता जाता हूँ। सम टाइम
मैं जो है जेमिनी भी बता देता हूँ। अभी मेरे कोर्स खत्म हुए हैं ये सारे, अब वो 15 दिन बाद दोबारा आएंगे। उपचय का अर्थ होता है, बेटा बड़े ध्यान से सुनिए, सबके लिए बेनिफिट है, श्री वृद्धि। उपचय का क्या अर्थ होता है? श्री वृद्धि। 3, 6, 10, 11, 11वां हाउस आपकी इच्छा पूर्ति है। 3 से स्टार्ट होंगे। 3 का अर्थ होता है साहस पराक्रम करेंगे, छठे में सर्विसेज करेंगे, 10 में कर्म करेंगे उससे जुड़े, और 11वें में लाभ प्राप्ति। अब क्लियर हो गया आपको उपचय का मीनिंग? जी सर। और पूछिए, 10 क्वेश्चन पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बेहतरीन पढ़ाया जाएगा, वो मत सोचिए कि नहीं पढ़ाया जाएगा इसमें कोई। और सबसे अच्छी फैसिलिटी मेरे यहाँ है, आपने नीति जी बेटे आपने 10 बार ही रिवीजन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने एक बार जो भी कोर्स किया वो रिवीजन 10 बार करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे अलावा ये सुविधा कहीं नहीं है, मैं तो गारंटी से कह सकता हूं, ये सुविधा कहीं नहीं मिलेगी आपको, ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ मेरे यहाँ है। ठीक है, और पूछिए, किसी को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो ईमेल आस्क मी। सर हाँ बोले। पूरा सिर्फ सूर्य और चंद्रमा की होती है? सूर्य और चंद्रमा की ही हो रहा होता है। ओके। क्लास होंगी 8:30 बजे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, 8:30 से 9:30। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, 5 डेज का क्लास है, यानी ऑल्टरनेट डेज पर क्लास है, 5 क्लासेस का। अगर मुझे कहीं चाहिए 1 या 2 या 3 क्लास देनी है एक्स्ट्रा तो मैं देता हूं। इसमें शायद कहीं होंगे मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट, दे नो अबाउट मी कि मैं एक्स्ट्रा क्लास भी देता हूं। फीस इज ओनली 2,111 इज द ओनली फी। ठीक है, मैं लिंक अभी खोल दूंगा ग्रुप में, तो आप एनरोल कर सकते हो। दूसरा क्या है कि मेरे यहाँ ये फैसिलिटी है कि मैं पर्सनल अटेंशन देता हूँ, किसी का भी क्वेश्चन को जो है मैं इग्नोर नहीं करता, मेरे को हर एक का आंसर देना है, हर एक का आंसर देना है। क्लास विल बी है, पहली क्लास होगी मंडे को 8:30 बजे, उसके बाद वेडनेसडे को होगी 8:30, देन फ्राइडे को 8:30 बजे होगी। तो ये क्लास इस तरह से होगी। 2,111 फीस इज फॉर द कंप्लीट कोर्स? ये तीनों चीजें आपको क्लासिकल पढ़ाई जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से। Sir, will you share the syllabus and the fee structure सिलेबस and तो यही details है in the बेटा। group also? नहीं, सिलेबस तो सिंपल सा है, आपको क्लासिकल टेक्निक सीखनी है। अगर आप क्लासिकल टेक्निक्स यानी जो आपके शास्त्र सम्मत है और जिस पर रिसर्च हुई है, ठीक है, D9 की सारी जितनी टेक्निक्स हैं वो आपको सिखाई जाएंगी, D2 की जितनी टेक्निक्स हैं वो सारी सिखाई जाएंगी, और D10 की जितनी टेक्निक्स हैं वो सारी सिखाई जाएंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपका छूटेगा नहीं, इतनी गारंटी ले सकता हूं आपसे कि आप जब इस चीज को कर लेंगे, एक 20 साल के भी एस्ट्रोलॉजर को बीट कर सकते हैं। ये मत समझिए आप बीट नहीं कर सकते, इजीली यू कैन बीट। इतना इजी मैं चीज सिखाता नहीं हूँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिखाता हूँ सर। आप तो इजी वे से सिखाते हैं सारा कुछ। कुलदीप जी हैं? हाँ जी सर। अरे नमस्कार कुलदीप जी। नमस्कार सर। हाँ, कुलदीप जी ने मेरे से सभी कोर्स किए हुए हैं। अभी कुलदीप जी मेरे से न्यूमरोलॉजी सीख रही हैं, लोशो ग्रिड का वो कोर्स चल रहा है। हाँ जी, और मैंने तो रिपीट में भी किए हुए हैं सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर किसी को बहुत बेसिक एस्ट्रोलॉजी आती है तब भी वो D7, D9 एंड D10 को वो इंटरप्रेट कर लेगा? बहुत बेसिक मतलब बिगिनर्स एस्ट्रोलॉजी। आराम से मैं देखो एक चीज बताता हूँ। आप कौन बोल रहे हो? मेरे को मालूम नहीं पड़ा ना, कैमरा ऑन नहीं है, मैं ही अपनी शक्ल देख रहा हूँ। एक ये राजेश जी ने गलती से कैमरा ऑन किया हुआ है, बाकी तो सभी ऑफ करके बैठे हैं। मैं अपनी क्लास में भी इंसिस्ट नहीं करता हूँ कि कैमरा ऑन करिए। I never insist to anyone, but क्वेश्चन पूछते हुए बस एक बार आप कर ले ताकि पता लग जाए कहाँ से साउंड आ रही है। हाँ जी बोले विभा जी। विभा जी बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे? दर्शना। हाँ, कहाँ है दर्शना जी? मेरे को दिख ही नहीं रहे ना कहाँ से साउंड आ रही है। एक्चुअली लैपटॉप के ना कैमरे में थोड़ा सा इश्यू है अभी। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ बोलिए। कि जिसने बहुत बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स की तो वो D7, D9 को इंटरप्रेट कर पाएगा विद दशा। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ,
देखो अच्छा एस्ट्रोलॉजर वही होता है जो D1, D2, D9 और D10 की ही मास्टरी कर ले, बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर। इसके अलावा झांकने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक आता है, नहीं भी आता तो मैं उस समय एक्सप्लेन करूंगा। भाई ये अगर मान लीजिए मैंने D9 की एक टेक्निक आपसे शेयर करी एंड यू सेड आई कुड नॉट गेट यू सर, then in that case I'll explain you first of all D1 chart, that this is the way how to read it and how to pick from the D2 or D9 or D10। ये मेरा कहना। ओके सर। हाँ जी सर पूरी डिटेल में सिखाते हैं। हाँ जी। anyone having question? सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। यस सर। हाँ बोलो। सर डिटेल में जो आप बोल रहे थे 10th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में ही बैठा हो तो बहुत अच्छा होता है। ओके। 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बहुत अच्छा होता है। वो D1 में है, ठीक है, लेकिन D9 में वो कहाँ है, D10 में कहाँ है, उसका तो रिलेशन पैदा करना पड़ेगा ना। वी हैव टू चेक इट। If it is unfortunately debilitated in the D9, then in that case your 10th lord is weaker, वो तो कमजोर हो गया क्योंकि वो debilitated है D9 में। Unfortunately वो D10 के अंदर त्रिक भावा का अर्थ होता है 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, it is not in a good position। क्लियर है? ओके। हाँ जी। यस। एनीवन एल्स? जी सर। हाँ, बाकी बहुत बढ़िया होगा, उसकी आप चिंता नहीं करें। एक बार आपने ये गलती से कोर्स कर लिया तो फिर आप सभी पढ़ेंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। आपको एक बड़ी अच्छी टेक्निक सिखा देता हूँ, गिफ्ट दे रहा हूँ लास्ट में। उसके बाद मैंने एक ग्रुप खोल दिए, जिन्होंने भी ज्वाइन करना हो वो अपना जो है शेयर कर सकते हैं स्क्रीनशॉट, सो दैट आई कैन ऐड देम इन द पेड ग्रुप। ठीक है, मैं एक गिफ्ट देने जा रहा हूं साउथ की नाड़ी का, ठीक है, सभी के लिए। विद इन ए सेकंड कैसे देखते हैं, जब मैं क्लास में रिदम में पढ़ा रहा होता हूं ना तो मीनिंग हो जाता है। ये D1 से ही चेक कर ले आप। मान लीजिए किसी का मंगल यहां बैठा है और शुक्र यहां बैठा है और बीच में यहां या यहां केतु आ गया, कहीं पे भी, there are chances of divorce or separation। तो जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ मेरा रिदम बन जाता है तो मैं एक्स्ट्रा चीज दे जाता हूँ, चेक कर लो कोई भी अपना। इवन यू कैन चेक इट फ्रॉम द D1 और इवन D9 दिस काइंड ऑफ, बट ये तो D1 में ही वर्क कर जाएगी टेक्निक। तो मैं बेसिकली आपको टेक्निक सिखाता हूँ। सर अगर ऐसे में राहु आ जाए तो केतु की जगह, वो डिजायर बढ़ा देगा जी, लेकिन सक्सेस देगा। वो बहुत सारी पॉइंट्स हैं जी, देयर आर 1000 पॉइंट्स। ये तो मैंने एक गिफ्ट दे दिया आज आपको। जिन लोगों को भी ABCD आती होगी वो पकड़ गए कि मैं क्या दे गया उनको। एक सेकंड के अंदर आप पता कर सकते हैं। तो ऐसी जो वैदिक टेक्निक है वो आपके साथ शेयर होंगी। हाँ जी बोले। हाँ बोलो। आपने कहा केंद्र स्थान में सारे ग्रह अच्छे होते हैं, हाँ, तो राहु केतु भी अच्छे होते हैं? हाँ, राहु भी अच्छे होते हैं। राहु केतु राजयोग देते हैं। सपोज जैसे आपने जो कुंडली शो करी है उसमें राहु लग्न में है और केतु 7th में है, तो हाँ, उसका मैं बताता हूँ। देखो राहु अगर लग्न में है या केंद्र स्थान में, इफ नो प्लैनेट इज बीइंग एक्सपेक्टेड, कोई प्लैनेट उसको नहीं देख रहा राहु को, ठीक है, तब वो राहु राजयोग दे जाएगा। किसी ने चेक करना हो तो राजेश खन्ना जी की कुंडली चेक कर ले, किसी ने चेक करनी हो कुंडली तो जयललिता की चेक करे, किसी ने कुंडली चेक करनी हो तो महेंद्र सिंह धोनी की चेक करे। राहु ने सब कुछ दिया इनको। सर आप देखने से दृष्टि को बोल रहे हैं? नहीं, सिटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट सिटिंग। राहु इज सिटेड इन द केंद्रास और त्रिकोण ट्राइन्स। यस सर, वो मैं समझ गई। अब देखना बोल रहे, देखना मतलब कोई पापी ग्रह ना देख रहा हो राहु को, ये कंडीशन है उसमें। मैलेफिक प्लैनेट शुड नॉट एस्पेक्ट टू द राहु, मैंने ये बोला, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है शायद किसी और का कोई क्वेश्चन है तो इट्स ओके, अदरवाइज वी आर गोइंग टू क्लोज डाउन दिस वेबिनार क्लास।
and those who are interested they can join the class. ठीक है, class will be held on, first class will be held on Monday at 8:30 PM sharp. I'm very punctual about of the time. ठीक है, सर आपने बोला था मार्स और वीनस के बीच में अगर राहु आ जाए तो केतु बोला बेटा, गुड़िया केतु बोला है। केतु का बता दिया था, अगर राहु हुआ तो राहु से डिजायर हो जाएगी, ओके अट्रैक्शन बढ़ेगा। ओके हाँ, आप जी ऐसे बेटा। सर का कोर्स कर लो ना, ऐसी तो सर बहुत सारी टेक्निक्स देते हैं, और जो ज्योतिष में नहीं होता ना तो वो भी बता देते हैं, उसकी टेक्निक्स वगैरह सारा देते हैं। सही बात है सर, बहुत अच्छा कराते हैं। हाँ हाँ सर बाई चांस क्लास मिस हो जाए तो आप वीडियो देंगे? हाँ जी, हाँ, वीडियो हर 100% एक क्लास वीडियो की मिलेगी, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग है, लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने कहा है, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आप दोबारा जब कभी मैं 15 दिन बाद ये फिर से रीलॉन्च होगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लेना। सर करवाते हैं हर बार फ्री। क्या होता है ना, डिस्कशन होता है स्टूडेंट्स के साथ तो नई बात पता लगती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू कैन रिवाइज, आप देख लो, कोई भी रिवीजन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराता हूँ। हाँ सर, नो वन इंटरेस्टेड। हमने किया, और पहले से ज्यादा बढ़िया सर पढ़ाते हैं हर बार, न्यू से न्यू। आई ट्राई माय बेस्ट टू ट्विस्ट। देखो, बड़ी अच्छी एक चीज बता रहा हूं, ज्योतिष का ज्ञान बुध और जुपिटर देते हैं, मरकरी एंड जुपिटर। कौन सिखाते हैं? ये सिखाते हैं। बट राहु मेक्स द मास्टर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ओनली एंड ओनली राहु मेक्स यू मास्टर, क्योंकि राहु मीन्स ट्विस्टिंग, राहु ट्विस्ट करना जानता है, तो ट्विस्टिंग राहु ही देगा आपको। क्लियर है आपको? पता लग गया कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? ठीक है, सो दोज हु आर इंटरेस्टेड, आई हैव एन हम्बल रिक्वेस्ट टू देम टू काइंडली एनरोल देमसेल्फ फॉर द क्लास व्हिच इज गोइंग टू स्टार्ट आउट ऑन मंडे itself at 8:30 PM, right? मैं Have a एक बात good day to all of you. सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो कुलदीप जी। मैंने सारे कोर्स किए हैं, इतनी बार रिवीजन भी किया है, फिर भी मैं वेबिनार ज्वाइन करती हूँ, क्योंकि नई बात सर बताते ही बताते हैं कुछ ना कुछ। थैंक यू कुलदीप जी। मेरी हॉबी है, मैं हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट पढ़ाने का मेरा रहता है। जी हर सर, बार डिफरेंट कुछ ना कुछ नया पढ़ा देना चाहिए। हर बार ठीक है? नया ही होता है सर। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा क्लास में, ठीक है? ओके।